गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। आज हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की 6th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लासेस के अंदर हमने नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक को क्लियर किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर 23 एंड 24, वो चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स ऑफ इंश्योरेंस सर्विस से रिलेटेड है। तो जो हमारा पहला जो टॉपिक है उसके अंदर है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वह है effectively collaborate with network of agents and intermediaries to get visibility of sales processes, reduce cycle times and prevent revenue leaks। इसका मतलब ये हुआ सेल प्रोसेस की बेटर विजिबिलिटी के लिए, साइकिल टाइम को रिड्यूस करने और रेवेन्यू लीक को प्रिवेंट करने के लिए एजेंटों और इंटरमीडिएट्स के नेटवर्क के साथ इफेक्टिव रूप से कोलैबोरेट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हाउ टू प्रोवाइड वैलिड अप टू डेट इंटरमीडिएट वाइज परफॉर्मेंस डाटा टू हेल्प रिलेशनशिप मैनेजर ड्राइव रेवेन्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप मैनेजर्स को रेवेन्यू ड्राइव करने में हेल्प करने के लिए इंटरमीडिएट वाइज परफॉर्मेंस डेटा तक वैलिड कैसे प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है हाउ टू इन्फ्लुएंस कॉर्पोरेट बाइंग डिसीजंस वाइल वर्किंग टू फॉरवर्ड रिलेशनशिप विड्थ। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप विड्थ को आगे बढ़ते हुए कॉर्पोरेट बाइंग के डिसीजंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू इंश्योर ऑप्टिमल सर्विस क्वालिटी टू कस्टमर्स एंड इंटरमीडिएट्स अक्रॉस अ मल्टी सोर्स इकोसिस्टम। इसका मतलब हुआ कि मल्टी सोर्स इकोसिस्टम में कस्टमर्स और इंटरमीडिएट्स के लिए ऑप्टिमल सर्विस की क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हाउ टू इवॉल्व अ कंप्लीट 360 व्यू ऑफ कस्टमर अलॉन्ग विद देयर पॉलिसी होल्डिंग रिस्क प्रोफाइल प्रीमियम पेमेंट्स क्लेम हिस्ट्री टू जज ट्रू वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशनशिप की ट्रू वैल्यू जज करने के लिए अपनी पॉलिसी होल्डिंग, रिस्क प्रोफाइल, प्रीमियम पेमेंट, क्लेम हिस्ट्री के साथ साथ कस्टमर्स के बारे में कंप्लीट 360 व्यू कैसे इवॉल्व किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ टू कंप्लाई विद एवर चेंजिंग इंश्योरेंस रेगुलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो इंश्योरेंस रेगुलेशन जो चेंजेस हो रहे हैं उसको किस तरीके से कंपाइल किया जाए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेकिंग द पोटेंशियल कस्टमर अंडरस्टैंड अबाउट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन सिंपल एंड मीनिंगफुल वे पोजेस अ बिग चैलेंज। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल कस्टमर्स को सिंपल और मीनिंगफुल वे से इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड करना एक बिग चैलेंज हो गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा स्टेइंग प्रॉफिटेबल, कि हम लोग किस तरीके से प्रॉफिट को स्टेबल रखना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए एक इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक चैलेंज है। कॉन्फिडेंस ऑफ जनरल पब्लिक, कि एक इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरीके से जनरल पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए, किस तरीके से वो विश्वास बनाए रखे अपने पब्लिक के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसे सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है जिसके अंदर जो पब्लिक है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा लो रहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस टू न्यू इंश्योर, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो न्यू इंश्योरेंस है उनके जो लाइसेंस है उनको ग्रांटिंग करना। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन द नॉन लाइफ एरिया द एबिलिटी ऑफ एक्चुअल एक्सपर्टाइज इट्सेल्फ इट्स चैलेंज। इसका मतलब हुआ कि नॉन लाइफ एरिया में एक्चुअल एक्सपर्टाइज की एबिलिटी इट्सेल्फ के लिए एक चैलेंज हो गई है। अब हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 57 इंश्योरेंस कंपनी ऑफ विच 24 आर इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड 33 आर नॉन लाइफ इंश्योर्स। Among the life insurers, the Life Insurance Corporation is the sole public sector company. Apart from that, among the non-life insurance, there are 6 public sector insurers. In addition to these, there is sole national reinsurer, namely General Insurance Corporation of India. Other stakeholders in Indian insurance market include agents, individual and corporate brokers, surveyors, and third-party administrators service health insurance claims. इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 57 इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड हैं, जिनमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है और 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। लाइफ इंश्योरेंस में इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC एकमात्र पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा नॉन लाइफ इंश्योरेंस में 6 पब्लिक सेक्टर के इंश्योरेंस हैं। इन एडिशन सोल नेशनल री इंश्योर है जिसका नाम जनरल इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं, आउट ऑफ 33 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 5 प्राइवेट सेक्टर इंश्योर आर रजिस्टर्ड टू अंडरराइट पॉलिसीज exclusively in health, personal accident and travel insurance segments. They are Star Health and Allied Insurance Company Limited, Apollo Munch Health Insurance Company Limited, Max Bupa Health Insurance Company Limited, Religare Health Insurance Company Limited and Kigna TTK Health Insurance Company Limited. There are 2 more specialized insurers belonging to public sector, namely ECGC means Export Credit Guarantee Corporation of India for credit insurance and Agriculture Insurance Company Limited for crop insurance. इसका मतलब ये हुआ कि 33 नॉन इंश्योरेंस कंपनी में से 5 प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस, हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ट्रेवल इंश्योरेंस सेगमेंट्स में विशेष रूप से पॉलिसीज को अंडरराइट करने के लिए रजिस्टर्ड है। वह स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अपोलो म्यूनिस हेल्थ इंश्योरेंस, मैक्स बुपा हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, रिलेगर हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसके अंदर इंक्लूडेड है। कंपनी लिमिटेड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रेडिगियर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और सिगन टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड 2 और स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस हमारी इंडिया के अंदर अवेलेबल हैं। इसके बाद हम रीड करेंगे कि क्या मार्केट साइज रहता है इंश्योरेंस सर्विस का। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंश्योरिंग द uninsured has gradually pushed insurance penetration in the country, and proliferation of insurance schemes are expected to catapult their key ratio beyond 4% mark by the end of this year, reveals the EcoChem latest paper. The number of lives covered under health insurance policy during 2015 to 16 was 36 crore, which is approximately 30% of Indian total population. इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री में इंश्योर्ड को इंश्योरेंस कराने की पॉलिसी ने धीरे धीरे कंट्री में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को पुस्ट किया है और इंश्योरेंस स्कीम के प्रोलिफरेशन की एक्सपेक्टेशन है कि इस ईयर के एंड तक इसकी रेशियो को 4% से अधिक मार्क दिया जाएगा, जो एचओएम के लेटेस्ट पेपर को रिवेल करता है। 2015-16 के ड्यूरिंग में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंडर आने वाली लाइफ की संख्या 36 करोड़ थी, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का लगभग 30% है। इसके आगे हम लोग रीड करें, द नंबर हैज़ सीन एन इंक्रीज एवरी सब्सिक्वेंट ईयर एज 28.80 करोड़ पीपल हैड द पॉलिसी इन द प्रीवियस फिस्कल। इसका मतलब ये हो कि इस नंबर में हर सब्सिक्वेंट ईयर में इंक्रीज देखा गया है, क्योंकि प्रीवियस फिस्कल ईयर में 28.80 करोड़ लोगों की पॉलिसीज़ की गई थी। ड्यूरिंग जून 2016 टू मई 2017 पीरियड द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिकॉर्डेड अ न्यू प्रीमियम इनकम ऑफ ₹1.87 ट्रिलियन। द लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिपोर्टेड 9% इंक्रीज इन ओवरऑल annual premium equivalent in April-November 2016. In the period, overall annual premium equivalent is measured to normalize policy payment into the equivalent of regular annual premium, including individual and group business for the private players was up 16% to ₹1,25,563 crore, and life insurance corporation up 4% to ₹1,50,456 करोड़। इसका मतलब यह कि जून 2016 से मई 2017 के पीरियड के ड्यूरिंग में लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने 1.87 ट्रिलियन की नई प्रीमियम इनकम को रिकॉर्ड किया। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने अप्रैल-नवंबर 2016 में ओवरऑल एनुअल प्रीमियम के बराबर 9% इंक्रीज हुई थी। इन द पीरियड ओवरऑल एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट रेगुलर एनुअल प्रीमियम के इक्विवेलेंट में पॉलिसी प्रीमियम को जनरल कराने का एक उपाय, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इंडिविजुअल और ग्रुप बिजनेस इंक्लूड किए गए थे, जो 16% से बढ़कर 1,25,563 करोड़ रुपए तक था, और जीवन बीमा निगम मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 4% से बढ़कर 1,50,456 करोड़ रुपए हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। द नंबर 1 इज
न्यू इंडिया एश्योरेंस फिल्ड द prospectus for IPO means initial public offering in which it will sell a total stake of 14.56% to raise around rupees 7,000 crore, and it plans to use the capital raised for supporting growth of its business and maintaining solvency levels। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने IPO के लिए प्रॉस्पेक्टस फिल्ड किया, जिसमें वह लगभग 700 करोड़ रुपए रेस के लिए किया गया था। 14.56% के टोटल स्टिक सेल करेगी और यह अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए रेस की गई कैपिटल का यूज़ करने की प्लानिंग बना रही है। इसमें सॉल्वेंसी का लेवल भी बनाए रखना होगा। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द US, हैज़ इन्वेस्टेड INR 121 crore in Max Ventures and Industry Limited for a 22.52% stake will be used by Max for investing in new focus areas of education and real estate। इसका मतलब ये हुआ अमेरिका की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 22.52% स्टेक्स के लिए मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जिसका यूज़ मैक्स द्वारा नए फोकस में इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाएगा, जो कि एजुकेशन और रियल एस्टेट एरिया के अंदर होगा। न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट्स, द ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट डिवीजन of New York Life, along with other investors like Jacobs, will own a significant minority ownership in Centrum Capital by being one of the leading global investors in buying the available 30% stake worth $50 million of Centrum Capital। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूयॉर्क लाइफ इन्वेस्टमेंट्स न्यूयॉर्क लाइफ का ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट डिवीज़न अदर इन्वेस्टर के साथ जैसे जैकब ब्लास सेंट्रम कैपिटल में एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी का ओनरशिप होगा, जो अमेरिका में अवेलेबल 30% स्टेक बाइंग में लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर में से एक है, जिसका जो टर्नओवर है वो है 50 मिलियन सेंट्रम कैपिटल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एविवा PLC, द UK बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी has acquired an additional 23% stake in Aviva Life Insurance Company India from the joint venture partner Dabur Invest Corporation for rupees 940 crore, thereby increasing their stake to 49% in the company। इसका मतलब यह यूके की इंश्योरेंस कंपनी अविवा PLC ने जॉइंट वेंचर पार्टनर डाबर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से 900 करोड़ रुपए में अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में 23% स्टेक हासिल कर ली है, जिससे उसकी स्टेक बढ़ रही है। कंपनी में 49% उनका शेयर होल्डर हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। द यूनियन बजट ऑफ 2017-18 हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर। द बजट हैज़ मेड प्रोविजंस फॉर पेइंग ह्यूज सब्सिडीज इन द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, and the number of beneficiaries will increase to 50% in the next 2 years from the present level of 20%. As part of PMFBY, rupees 9,000 crore has been allocated for crop insurance in 2017 and 18। इसका मतलब यह बजट में प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना मीन्स PMFBY के प्रीमियम में ह्यूज सब्सिडी देने का प्रोविज़न किया गया और बेनिफिशरी की संख्या नेक्स्ट 2 ईयर्स में 20% के लेवल से बढ़कर 50% हो जाएगी। PMFBY के पार्ट के रूप में 2017 और 18 में क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 9,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया था। बाय प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ to citizens earning up to rupees 5 lakh, the government will be able to increase the number of taxpayers. Life insurance will be able to sell them insurance products to further reduce their tax burden in future, as many of these people were understanding their incomes, they were not able to get adequate insurance cover। इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले सिटीजन्स को टैक्स में रिलीफ प्रोवाइड करके गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स के नंबर में इंक्रीज़ करने में एबल हो गई है। लाइफ इंश्योरेंस उन्हें इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करने में भी एबल हो गए हैं, ताकि फ्यूचर में उनके टैक्स के बर्डन को कम किया जा सके।
इनमें से कई पीपल अपनी इनकम्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन्हें एडुकेट इंश्योरेंस कवर नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद हम रीड करें, डिमांड फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट में राइज एज पीपल प्रिफरेंस शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसका मतलब ये हुआ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की डिमांड राइज हो सकती है क्योंकि फॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के पोस्ट डेमोन्स्ट्रेशन से पीपल की प्रेफरेंस धीरे धीरे चेंजेस होती जा रही हैं, शिफ्ट होती जा रही हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द बजट हैज़ अटेम्प्टेड टू हैस्टन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स एज पीपल इन रूरल एरियाज बिकम मोर टैक्स सेवी दे विल यूज़ डिजिटल चैनल्स ऑफ इंश्योर्स टू बाई पॉलिसीज़। इसका मतलब ये हुआ कि बजट में डिजिटल इंडिया हैस्टन के इम्प्लीमेंटेशन में तेज़ी लाने का एफर्ट किया गया है। जैसे जैसे रूरल एरियाज़ में पीपल मोर टेक्निकल सेवी बनते जा रहे हैं, वह पॉलिसीज़ बाइक के लिए इंश्योरेंस कंपनी के डिजिटल चैनलों को यूज़ करेंगे। इसके बाद है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव टू बूस्ट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स इंक्लूड किए इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर कि जिससे हमारी जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है। उसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, ए पेंशन स्कीम विच विल प्रोवाइड गारंटी 8% एनुअल रिटर्न टू ऑल द सीनियर सिटीजन अबाउ 60 ईयर्स ऑफ एज फॉर पॉलिसी टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब ये हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना स्टार्ट की, जो एक पेंशन स्कीम है जो 60 वर्ष से अधिक एज के सभी सीनियर सिटीजन को 10 वर्ष की मीन 10 ईयर की पॉलिसी पीरियड के लिए 8% एनुअली रिटर्न प्रोवाइड करेगी। इसके बाद है कि द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द पब्लिक लिस्टिंग ऑफ 5 गवर्नमेंट owned जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट स्टेक ऑफ 75% फ्रॉम 100%, which is expected to bring high level of transparency and accountability and enable the company to raise resources from the capital market to meet their funds requirement। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यह है कि यूनियन कैबिनेट ने 5 सरकारी आउंड वाली जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पब्लिक लिस्टिंग को अप्रूवल दे दी है और गवर्नमेंट के स्टेक्स को 100% से 75% तक कम कर दिया गया है, जिससे हायर लेवल्स की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की एक्सपेक्टेशन है और कंपनियों को रिसोर्सेज रेज करने में इनेबल बनाया जाएगा। कैपिटल मार्केट को उनकी फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के निर्देश दिए गए, मीन्स इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान्स टू इशू रीडिजाइन्ड initial public offering means IPO guidelines for insurance companies in India, which are looking to divest equity through the IPO's route. IRDAI has allowed insurers to invest up to 10% in additional Tier 1 AT1 bonds that are issued by bankers to augment their Tier 1 capital in order to expand the pool of eligible investors for the banks। इसका मतलब ये हुआ कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी के लिए रीडिजाइंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग गाइडलाइंस जारी करने की प्लानिंग बना रहा है, जो कि आईपीओ रूट के मीडियम से इक्विटी को डिवाइड करना चाहते हैं। IRDAI ने इंश्योरेंस को 10% तक एडिशनल टायर 1 बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ किया है, जो बैंकों के द्वारा एलिजिबल इन्वेस्टर्स के पूल का एक्सपेंड करने के लिए बैंकों द्वारा उनके Tier 1 कैपिटल को एक्सपेंड के लिए ऑर्डर जारी किए जाते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ चैलेंजेस और ट्रेंड्स पढ़े हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।